हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 21 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, हिंदू एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज है 21 अगस्त। आज हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो आज सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे। यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, जो हमारे 60+ एज के लोग होते हैं, उनके रोल को, उनका जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, उसको हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी आर्मी में बहुत बड़ी पोस्ट पर रहा हो, कोई आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा हो, कोई आदमी बहुत बड़ा किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर रहा हो, तो वही आदमी जब सीनियर सिटीजन हो जाएगा तो उसको ही रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। चाहे देश का एक मजदूर आदमी भी है जिसने आपके किसी भी बिल्डिंग को बनाने में देश के किसी भी तरीके से हेल्प की हो, ठीक है, अपनी जवानी में, अपने बुढ़ापे में, कैसे भी, अगर वो सीनियर सिटीजन हो चुका है तो हमें उसकी बराबर से क्या करनी चाहिए? रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सारी की सारी स्कीम्स उनके लिए बराबर होनी चाहिए। तो हमें अपने सारे सीनियर सिटीजन्स का क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमेशा उनके साथ विनम्रता से पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। बस इसी बात के लिए 21 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे। ठीक है, तो चलते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। सबसे पहली न्यूज आती है कौन सी हमारे सामने? यूपीएससी कैंसल्स लेटरल एंट्री फॉर द 45 पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर एंड द। देखो हुआ क्या, आप सभी को पता है कि हमारा जो डेमोक्रेसी, हमारा जो लोकतंत्र है, बेसिकली वो दुनिया का सबसे स्ट्रोंगेस्ट लोकतंत्र यानी स्ट्रोंगेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने सुना होगा, सबसे स्ट्रोंगेस्ट भी है तो सबसे वीकेस्ट भी है, सबसे हार्ड भी है तो कह सकता हूँ सबसे लचीला भी हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें दुनिया भर के लूप होल्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मैं बेसिकली बात करूं, मेरी हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं ना। एक पिलर कौन सा होता है? तो इलेक्शन कमीशन। अगर कल को इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट ना करवाए तो हमारे देश को आगे चलाना, डेमोक्रेसी को चलाना अच्छी मतलब पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा हमारे यहाँ पर होता है जुडिशरी। जुडिशरी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि हमारी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होना चाहिए। आर्टिकल 50 के डीपीएसपी में हम ये पढ़ते हैं। सेम ऐसे हमारे सामने एक होता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो हमारा सीएजी होता है, बेसिकली ये क्या करता है? जो पैसा होता है, जो बजट का पैसा होता है, उस पैसे का क्या करना होता है? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करता है। जितने भी करप्शन वगैरह होते हैं उन सबको कौन पकड़ता है? तो आपका सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बाद एक आता है कौन सा? यूपीएससी। यूपीएससी हमारे 4 पिलर्स में से एक पिलर होता है, जिसका मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सिंपल सा समझना, यूपीएससी जो है सबसे पहली बार कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी? 1926 में। और 1919 का जो एक्ट आया था, 1919 का जो एक्ट आया था, जिसे हमने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना था, एक्ट ऑफ 1919 कहा था। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या था? तो याद रखना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आप कहोगे कि सर ये कौन है? तो मोंटेग्यू हमारे उस समय इंडियन सेक्रेटरी थे और आपके जो चेम्सफोर्ड थे उस समय क्या थे? हमारे इंडिया के वाइसराय थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो एक्ट पास किया, जो रिफॉर्म्स किए, उसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। उसके बाद 1926 में एक कमीशन बनता है, जिस कमीशन का नाम होता है ली कमीशन। तो याद रखना, आपसे पूछ लेगा कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद आपका यूपीएससी बना था? तो याद रखना, ली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1926 में आपके यूपीएससी का फॉर्मेशन किया गया। पहले यूपीएससी था, बाद में यूपीएससी हो गया। ठीक है, इसका आर्टिकल कौन सा है? तो सिंपल से याद रखना, आर्टिकल नंबर 315। ठीक है, 315 में लिखा है। और ये हमारे डेमोक्रेसी का एक पिलर भी है, क्योंकि इसका काम है हमारे लिए जो आईएएस होते हैं, ठीक है, जो आईपीएस होते हैं, इतने ऐसे जो भी पोस्ट होती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है, उसको मैनेज कौन करता है? कौन उसके लिए अपॉइंट करता है? यूपीएससी करते, एक सेपरेट बॉडी है। अब सोचो कल को यही करप्ट हो जाए तो ठीक बात नहीं है। बस इसीलिए समझना। अभी आते हैं न्यूज के ऊपर, एक्चुअल में है क्या। हमारी जो सरकार है उसने सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट एआरसी 1966 में पास किया। एआरसी क्या होता है? तो सिंपल से याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। जो पहली बार कब आया? तो 1966 में, जिसकी कह सकता हूँ चेयरमैनशिप कौन कर रहे थे? तो हमारे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई कौन थे? याद रखना, हमारे इंडिया के फर्स्ट या हमारे इंडिया के ओल्डेस्ट पीएम जो थे। ठीक है, ओल्डेस्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, जो आगे चलकर 1977 में सरकार बनाते हैं और पहली नॉन कांग्रेस सरकार के पहले पीएम भी यही होते हैं।
ठीक है। और ये फर्स्ट ऐसे पीएम थे जिनको क्या मिला था, निशाने पाक। याद रखना, निशाने पाक क्या है, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। और पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर भी किसे मिला हुआ है, मोरारजी देसाई को। आपको शायद जब मैंने डीआरडीओ और इसरो पढ़ाया होगा तब आपको एक बात समझाई होगी कि उस समय क्या हुआ था। डीआरडीओ बेसिकली बनाई क्या था, उसमें हम वेपन्स ही बनाते हैं, तो हमें एक र्यूमर मिलते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो उस समय पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इस बात को कंफर्म करने के लिए मोरारजी देसाई ने गलती से फोन कर दिया होगा, बैठे होंगे शाम को 8 बजे के बाद और फोन मिला दिया। सबसे बूढ़े तो थे ही, 81 ईयर की एज में बने थे पीएम, और कह दिया वहां पर पाकिस्तान के सेक्रेटरी को कि हमें पता है कि तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो। पाकिस्तान के सेक्रेटरी का तुम्हें कैसे पता, बोले हमें सब पता है। उसने कहा ठीक है पता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरी बाउंड्री को सील कर दिया, और उसके बाद लगभग 200 से 250 लोग जो थे बाहर के, जो एजेंट थे, सीक्रेट एजेंट थे, उन सबको मार दिया। और सबको मारने के बाद ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, तो आपके मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को क्या दे दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। जैसे भारत का कौन सा है, भारत रत्न, जो इस बार 5 लोगों को मिला है, और ऐसे पाकिस्तान का निशान पाक किसको मिला है, मोरारजी देसाई। तो यहां से ये भी 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरी बार बना एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये बनता है आपका 2005 में। और इसमें रिकमेंड किया गया कि हमें क्या करना चाहिए, लेटरल एंट्री होनी चाहिए। किसमें, यूपीएससी में। कितनी पोस्ट के लिए, 45 पोस्ट के लिए। देखो होता क्या है, एक होता है कि आप एग्जाम में बैठे, आपने प्री दिया, आपने मेंस दिया, आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, आप आईएएस आईपीएस बने। एक होता है लेटरल एंट्री, मतलब 45 पोस्ट उसमें रख दी गई। होता क्या है ना, समझो, जैसे मान लो क्योंकि कोई आदमी है, ठीक है, कोई पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, हाईली इंटेलिजेंट है, लेकिन वो सरकारी नौकरी में नहीं लगा, वो आपके आईएएस आईपीएस नहीं बना, लेकिन वो किसी दूसरे फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, और इतना एक्सपर्ट है कि आपकी सरकार को उसकी नीड है, आप उसके स्किल्स का यूज कर सकते हो। तो सरकार क्या करती है, ऐसे लोगों को लेटरल एंट्री में ले लेती है, ना उनका प्री होना, ना मेंस होना, ना उनका इंटरव्यू होना। जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है इसरो में, और बहुत बड़ा लेवल का साइंटिस्ट, बहुत अच्छा साइंटिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उसने, बाद में हमारी सरकार क्या करेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जो मिनिस्ट्री है ना, बात समझ में आ रही है ना, उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री में उस आदमी को उठाकर क्या बना लेगी, अपना सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब बना लेगी, ठीक है। इसका मिनिमम टेन्योर होता है 3 साल, उसको मैक्सिमम बढ़ा भी सकते हैं 1-2 साल। तो इससे होता क्या है, उसकी स्किल्स का इसमें यूज हो जाएगा, और ये टेम्परेरी लेवल की पोस्ट होती है, बात समझ में आ रही है, लेकिन आप डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हो। तो इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। इसका प्रोज क्या है, यानी कि बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है कि वो हाई स्किल्स बंदा था, स्किल्ड बंदा था, उसकी स्किल का तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके नुकसान क्या है, तो कॉन्स क्या है, तो याद रखना, जैसे मान लो मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूं, तो मैं ये हो सकता हूं किसी को फेवरेटिज्म कर दूं, ठीक है, नेपोटिज्म हो जाए, मैं चाहूं वही बंदा इसमें एंट्री करे, तो बार बार मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का, पर्टिकुलर पार्टी के बंदों का बेनिफिट करता रहूं, तो ये भी हो सकता है। तो बेसिकली बात ही आती है कि इसमें एंट्री हो तो उसके अंदर, अब देखो दिक्कत क्या आई, बात समझ गए ना, क्या था दिक्कत, ये थी कि इसके अंदर आपके स्किल्स के बिहाफ पर एंट्री होती थी, ना कि आपके कास्ट के बिहाफ पर या कैटेगरी के बिहाफ पर, यानी कि इसमें रिजर्वेशन नहीं था। एससी, एसटी, ओबीसी, आपको पता है भारत में एससी को कितना रिजर्वेशन मिलता है, ओवरऑल बात करूं तो 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27%, और जनरल को कुछ नहीं मिलता, आप जानते हो, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलता है। अब बात यह आती है कि जो लेटरल एंट्री हो रही थी उसमें इन सभी को, एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखा गया कि जो स्किल्ड होगा वही आएगा। तो एससी, एसटी को बेस बनाकर कि रिजर्वेशन को सरकार आउट करना चाहती है, इसको बेस बनाकर अपोजिशन पार्टी ने क्या किया, इन सभी का बहुत ज्यादा अपोज किया। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रही थी, बाद में अपोज करते करते सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, और सरकार ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने क्या किया, इसको वापस ले लिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यूपीएससी क्या होता है, आर्टिकल कौन सा, एक दिन पहले भी हमने यूपीएससी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, इसका हेड कौन होता है, कितने मेंबर होते हैं, कैसे कैसे मेंबर बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें याद रखना, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में है। आप पूजा खेड़कर वाला केस देख लीजिए, अब उसके बाद दिल्ली के अंदर फ्लड वाला केस देख लीजिए, मतलब लाइब्रेरी में जो डेथ हुई थी वो सब देख लीजिए। तो हर चीज में आपका यूपीएससी न्यूज में आता रहता है, और अब ये 5वीं बार यूपीएससी न्यूज में, तो प्लीज यूपीएससी के बारे में डिटेल्ड वहां से पढ़ लेना, अगर आपने उस टाइम नहीं पढ़ा था तो। बात समझ में आ रही है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, इसमें क्या हो रहा है, तो सिंपल सा याद रखना, इस लेटरल एंट्री को खत्म कर दिया गया। इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2-4 बातें दोबारा से आप इसमें समझ लो, ठीक है। सबसे पहले एआरसी कब बना था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में, दूसरा बना 2005 में, इसने रिकमेंड किया। फिर नीति आयोग आप जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कब बना था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो याद रखना 2015 में बना था, 1 Jan।
और इसके हेड कौन होते हैं, तो पीएम ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो याद रखना सुमन बेरी, ठीक है। और इसका जो सीईओ है वो कौन है आज के दिन, तो बीवीआर सुब्रमण्यम इसके क्या है, सीईओ। इसने भी रिकमेंड किया था, उसके बाद इसको 2018 में लागू कर दिया, यानी कि इनेक्ट कर दिया। और उसके बाद इसकी एज क्राइटेरिया क्या होती है, 40 से 55 ईयर की एज होती है। कम से कम उस बंदे के पास अपने फील्ड का 15 ईयर का कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ इसी का दूसरा नाम है 13 पॉइंट रोस्टर पॉलिसी भी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ रहे रिसेंटली 13 पॉइंट रोस्टर पॉलिसी न्यूज में थी तो क्या है, तो इसी को कह दिया जाता है, ठीक है। और इसको सिंगल पोस्ट माना गया था, इसलिए इसके अंदर रिजर्वेशन को बाहर रखा गया था। लेकिन अब रिजर्वेशन नहीं दिया गया इसमें, तो अपोजिशन ने कहा कि रिजर्वेशन को हटाने की वो हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने अपोज किया, तो इसको वापस ले लिया गया, और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। और अब तक इसमें 63 अपॉइंटमेंट की जा चुकी हैं। और आपको पता होगा कि आज 21 अगस्त को भारत बंद है। और भारत बंद किस लिए है, रिजर्वेशन को लेकर, SC/ST के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन का वर्डिक्ट आया था उसको लेकर। बस बात एक समझ में नहीं आती कि इसके अंदर रिजर्वेशन को हटाया थोड़ी ना है, उन्होंने कहा है सब कैटेगराइजेशन करो। सब कैटेगराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो क्रीमी लेयर है उसको अलग किया जाए, जिसको बेनिफिट मिल चुका है उसको बेनिफिट क्यों मिले। मैंने एक बार पहले भी समझाया था, जैसे टीना डाबी थी है ना, उनको रिजर्वेशन मिला, वो आईएएस बनी, उनकी बहन भी बनी, उनके मम्मी पापा पहले से आईएएस आईपीएस की पोस्ट पर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उस घर में अब अगर उनके बच्चे होंगे तो उनको क्या नीड है रिजर्वेशन लेने की, वो अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, 100 में से 90% ला सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन है उनके पास। ये इसलिए दिया जाता है रिजर्वेशन कि वो क्राइटेरिया, वो एक कास्ट, एक कैटेगरी जो पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, तो वो जॉब पा जाए, और उसके बाद वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले और सोसाइटी में, सोशल मेन स्ट्रीम में आ जाए। लेकिन जो आ चुके हैं उनको इनकी नीड थोड़े ना है, जो नहीं आए हैं, जो पीछे के हैं, मैंने कहा 100% है, तो 20% इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं। दादा भी आईपीएस है, पापा भी आईपीएस है, खुद भी आईपीएस है, बच्चों को भी बना रहे हैं उस रिजर्वेशन से। 20%, 80% लोग ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं है इन सबसे। तो ये प्रोटेस्ट करने के अंदर 20% लोगों को होना चाहिए, ना कि 80% को। लेकिन उल्टा हो रहा है, क्योंकि वही सब लिटरेसी की कमी है ना, वो 20% तो पीछे हैं, क्योंकि उनको थोड़ी ना जरूरत है प्रोटेस्ट करने की, वो 80% आगे हैं, ठीक है। मैं इसमें किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है। हालांकि जो भी है, आज भारत बंद है तो वो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर है। फिर एक बार दोबारा से हम SC/ST के एक्ट को दोबारा पढ़ लेंगे, हालांकि पहले बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं अच्छे से, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हक्की पीकी ट्राइब हैज बॉलीवुड सेलेब्स। देखो आपने देखा होगा, एक हक्की पीकी ट्राइब है ना, जो आदिवासी हेयर ऑयल बेचती है, ठीक है। बहुत कहेंगे ये असली है, कि ये नकली है, असली है, नकली है। आपने ये सुना होगा, बहुत सी जगह पर मीम्स बनते हैं कि पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 39 से 45 में, और तीसरा वर्ल्ड वॉर है वो किस में होगा, असली आदिवासी ऑयल और नकली आदिवासी ऑयल बेचने वालों में, है ना। क्योंकि हर कोई जो ऑयल बेच रहा है इंटरनेट पे वो असली आदिवासी बोलता है। अब ये है क्या, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है कि इसको देखो द हिंदू में भी कवर किया गया है क्या समझना। हक्की पिक्की ट्राइब बेसिकली आपकी कर्नाटक की एक ट्राइब है, और ये एसटी में आती है, शेड्यूल ट्राइब में, याद रखना। और शेड्यूल ट्राइब कितनी है भारत में आपको पता है, 705 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। और ये जो आपकी कर्नाटक की है शेड्यूल ट्राइब है, ध्यान रखना, इसी का दूसरा नाम है कृषकाबंदी। इसको कृषकाबंदी ट्राइब भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है एनिमीज ऑफ द फार्मर्स। ये क्या करते थे पहले, जो किसान होते थे उनको लूटते थे और जंगलों में भाग जाते थे, तो इनका दूसरा नाम क्या, कृषक बंदी, यानी कि फार्मर्स एनिमीज। अब ये क्या करते हैं, जड़ी बूटियां लाते हैं। आपने देखा होगा वीडियोस में, इंस्टाग्राम हर इन्फ्लुएंसर इसको वो करता है। ये न्यूज भी इसीलिए बनी है कि देखो जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक्टर्स हैं, वो सारे एक दो ऐड करने के 20 से 25 लाख रुपए नॉर्मली ले लेते हैं। अब सोचो इनके पास इतना पैसा आ रहा है हक्की पिक्की ट्राइब के पास, कि उन सबको पे कर रहे हैं, हर आदमी वहां पे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत में बालों की समस्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर आदमी जो बेच रहा है वो लगा रहा है, इसलिए इसको न्यूज में कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब मेन मुद्दा यह आता है कि उन लोगों के बड़े बड़े बाल हैं कैसे इतने, तो उसके पीछे एक लॉजिक है समझना, जो शायद आपको पता होना चाहिए, आप इन सब के पीछे ना भागे, है ना। देखो बेसिकली हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस
ये जो आपकी हक्की पिकी ट्राइब है, इसके अंदर क्रॉस कजिन मैरिज होती है। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, जैसे आपने मुस्लिमों में देखा होगा कि अपनी रियल सिस्टर को छोड़कर कजिन सिस्टर से लोग शादी कर लेते हैं, सेम ही हमारी जो हिंदू ट्राइब है हक्की पिकी, इसमें भी ऐसा होता है। बहुत सारी ट्राइब है भारत में, 28 to 30% इंडिया में हिंदू लोग क्या करते हैं, क्रॉस कजिन मैरिज करते हैं। ठीक है, हालांकि वो बातें बहुत कम पता होती हैं लोगों को। तो इस ट्राइब में भी यही होता है, क्रॉस कजिन मैरिज भी होती है। ठीक है, अपनी बहन को छोड़कर किसी भी मामा चाचा की लड़की से शादी कर लेते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद ये कैसी सोसाइटी होती है, तो याद रखना है मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता कि लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं, इसमें ऐसा होता है कि लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एल्डेस्ट सन इज नॉट सपोज टू कट देयर हेयर एज ए ट्रेडिशन। बस ये लॉजिक है, सबसे बड़ा बेटा होता है ना इस कबीले का, इस ट्राइब का, वो अपने बाल नहीं काटता जिंदगी भर, ताकि ये बात पता चल सके कि ये इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, इस बात का साइन होता है। तो ये जितने भी हक्की पिक्की ट्राइब के लोग जो बाल दिखाते हुए खड़े होते हैं ना बड़े बड़े, कि देखो मेरे इतने बड़े बाल हैं, ये सब क्या है, उन फैमिली के, उन हक्की पिक्की ट्राइब की फैमिली के सबसे एल्डेस्ट सन होते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर अपने बाल नहीं कटवाए थे। हालांकि बात समझ गए ना, तो अब थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द हक्की पिक्की ट्राइब बेसिकली कहां पे, कर्नाटका। दो चार बातें इसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और मैंने कहा था ट्राइब्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी कौन है, ट्राइबल वुमेन है। ठीक है, क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू जी। और वो भी कौन से ट्राइब्स हैं, संथाल ट्राइब से। मणिपुर में भी ट्राइब्स चल रहा है, हर जगह ट्राइब ही ट्राइब चल रहा है, तो प्लीज इसको फोकस करके पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका आईएनएस शिवालिक रीचेज गुआम, एन आइलैंड टेरिटरी ऑफ द यूएस। देखो आपका आईएनएस शिवालिक क्या है, तो सिंपल सा समझना, ये आपका अपना फर्स्ट सी पे अपनी क्लास का, कौन सी क्लास का, मल्टी रोल स्टील्थ फ्रीगेट। ये एक फ्रीगेट है, आपने डीआरडीओ में पढ़ा होगा। हमारी नेवी के पास चार चीजें होती हैं, एक होता है कौन सा, डिस्ट्रॉयर। क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास फ्रीगेट्स। ठीक है, फ्रीगेट्स। एक होते हैं हमारे पास कौन से, सबमरीन्स। ठीक है, और एक होती है हमारे पास फोर्थ नंबर पे एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास दो है, चाइना के पास तीन है, जो चलते फिरते शहर होते हैं अपने आप में, और हमारी पावर को शो करते हैं ओशियंस के अंदर। जैसे हमारे पास कौन कौन से है, विक्रमादित्य है, और दूसरा कौन सा हमारे पास, तो आपका विक्रांत है। ठीक है, विक्रमादित्य हमने किससे लिया था, तो रशिया से लिया था 2013 में, और अभी 2022 में हमने अपना खुद का बना लिया था, कौन सा, विक्रांत। ठीक है, अब समझना डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, जब भी किसी से लड़ाई होती है तो डिस्ट्रॉय करने के लिए हम भेज देते हैं, तो वारशिप के लिए काम आते हैं डिस्ट्रॉयर। फ्रीगेट क्या होते हैं, तो जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उन एयरक्राफ्ट कैरियर की चारों तरफ छोटे छोटे जहाज घूमते रहते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और आने वाले किसी भी थ्रेट से उसको बचाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फ्रीगेट बने होते हैं। सबमरीन आप जानते हो, जो पानी के अंदर चलती हैं, कोई डीजल पावर्ड होती है, कोई आपकी पेट्रोल पावर्ड होती है, कोई न्यूक्लियर पावर्ड होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हाँ हालांकि सारी नहीं रटनी होती हैं, हम डीआरडीओ भी पढ़ते हैं तो उसमें यही समझते हैं कि सारी नहीं रटनी। हाँ, अगर कोई न्यूज़ में है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे ये न्यूज़ में आ गया तो आपसे पूछ लेगा आईएनएस वाले क्या है, तो बेसिकली क्या है, एक फ्रीगेट है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, तो इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट स्टील्थ वॉरशिप है, मजगांव डॉक लिमिटेड ने इसको बनाया है। ये कहाँ पर गया अभी, तो याद रखना गुआम यूएस। ये जो गुआम है इस आइलैंड के ऊपर, ये एक एक्सरसाइज के लिए पहुंचा हुआ है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन के अंदर, तो सिंपल सा याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What is the gross environment product index? उत्तराखंड लीड्स द वे इन इको कंजर्वेशन। आपसे पूछेगा भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने जीईपी, ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को रिलीज किया है, तो पहला स्टेट याद रखना उत्तराखंड बन चुका है, यूके। अगर पूछ ले भारत का पहला स्टेट जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया, तो भी उत्तराखंड, यूके। ठीक है, दोनों को एक साथ याद करना तो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, एक तरफ यूसीसी लिख लेना, उसके प्लस में करके जीईपी लिख लेना, तो दोनों आप याद भी रख लोगे। ठीक है, होता क्या है बस ये समझना है, जीईपीआई इज अ नोवल मेथड टू इवेलुएट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉज्ड बाय द ह्यूमन इंटरवेंशंस। इसके चार पिलर हैं, एयर, सोयल, ट्री और वाटर। मतलब क्या है इससे, एयर हवा, सोयल मिट्टी, ट्री यानी कि पेड़, वाटर यानी कि पानी। बेसिकली इन चारों को बेस बनाकर ये इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे ह्यूमंस फैक्टर्स की वजह से हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है और कैसे हम उसको बचा सकते हैं। तो बस सिंपल सा वन लाइनर का क्वेश्चन है, जीईपीआई होता क्या है, तो सिंपल याद रखना ये होता है, पहला स्टेट आपका उत्तराखंड बना है जिसमें इंसानों के द्वारा
इस पूरे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा है, कैसे उसको रिकवर किया जा सकता है, वो सारी बातें इसमें होती हैं। कब से स्टार्ट हुआ था? 1997 में। किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट कोस्टंजा। तो दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे, एक क्वेश्चन नंबर ये रहा और दूसरा क्वेश्चन नंबर का आंसर ये रहा, बस और कुछ याद नहीं रखना है एज ऑफ नाउ। ठीक है, जैसे कि इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या होना चाहिए? प्रोविजनल सर्विस, ड्रिंकिंग वाटर, ऑयल, नेचुरल गैस। ठीक है, कैसे इसको मैनेज किया जाए, फ्लड को कैसे प्रिवेंट किया जाए, पीने का पानी कैसे बढ़ाया जाए, पोलिनेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। आई थिंक समझ गए होगे। नेक्स्ट है इंडिया जापान कंडक्ट 2+2 डायलॉग। देखो क्या होता है 2+2 डायलॉग। मैंने कहा कि ये है इंडिया, सिंपल सा याद रखना, ये है इंडिया, ये है आपका जापान। ठीक है, यहां से दो लोग आए, ठीक है, और यहां से दो लोग आए। ठीक है, एक आपका फॉरेन सेक्रेटरी, एक आपका डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है, यहां से भी एक आया फॉरेन सेक्रेटरी, एक डिफेंस सेक्रेटरी। ये बेसिकली जो 2+2 डायलॉग होता है, ये बेसिकली हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, बहुत सारे देशों के साथ होता है। तो इस बार किसके साथ हुआ? इंडिया और जापान के साथ हुआ। तो सिंपल सा याद रखना, इंडो पैसिफिक ओशियन में अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करके कैसे काम करें। जैसे टू साइड्स होल्ड डिस्कशन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन इंडो पैसिफिक, राजनाथ से पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डिफेंस सेक्रेटरी की जगह पर डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, फॉरेन सेक्रेटरी की जगह फॉरेन मिनिस्ट्री भी हो सकती है। इन दोनों में से एक एक लोग जाते हैं, सिंपल याद रखना। जैसे आपने सुना होगा वर्ल्ड लेवल के ऊपर होता है एक आपका सांग्री-ला। ठीक है, सांग्री-ला, ये सांग्रीला इनिशिएटिव है। सांग्रीला डायलॉग कब होता था, कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में। सांग्रीला बेसिकली आपके सिंगापुर में क्या है? एक होटल है जिसके अंदर ये प्रोग्राम होता है, जिसमें आपके अमेरिका जो है वो बड़े बड़े लोगों के साथ मिलता है। बड़े बड़े लोग मतलब दूसरे देशों के साथ मिलता है, डेलीगेट्स के साथ, और अपने अपने देशों में कोऑपरेशन की बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी किससे? तो उसकी मीटिंग हुई थी किम जोंग से, ऐसे है ना। और ऐसे हमारे इंडिया में क्या है, तो उसी की फोटोकॉपी क्या है, तो याद रखना रायसीना डायलॉग। हमारे यहाँ पर कौन सा है? रायसीना डायलॉग। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 से। बिल्कुल इसकी फोटोकॉपी है सेम टू सेम। ये दिल्ली में होता है हर साल, ये हर साल सिंगापुर में होता है। तो ये जब जब होते हैं इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है, तो हमें वो भी ध्यान में रखना है। बाकी तो दुनिया भर में दुनिया भर की चीजें चलती रहती हैं, समझ गए? तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना। अच्छा, जो जापान है आपका बेसिकली 4 आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, होक्यू, होकैसो, होकाइडो, ऐसे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से 4 आइलैंड है जिनके ऊपर पूरा जापान मिलकर बना हुआ है। और ये भी बताना कि जो आपका हिरोशिमा है और जो नागासाकी है, वो कौन कौन से आइलैंड के ऊपर बने हुए हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। ठीक है, तो इसको भी क्लासिफाई कर लेना, तो एक और डाटा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स टास्क फोर्स टू एंश्योर डॉक्टर्स सेफ्टी। देखो अभी आपने देखा था कि आपका जो रेप केस हुआ था आपके कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से एक इनिशिएटिव लिया जिसको हम क्या कहते हैं? सुओ मोटू कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया? एक नेशनल टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ बनाई गई है, जिसका काम है कि जो आपके हॉस्पिटल हैं जितने भी इंडिया के अंदर, उनकी सेफ्टी बढ़ाई जाए। ऐसे कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि हॉस्पिटल में घुस के सारे प्रूफों को तोड़ दे, सभी को खत्म कर दे? क्या पुलिस काम नहीं करेगी? हालांकि उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो, बाद की बातें हैं। तो इनकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है, सिंपल याद रखना। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर्स थे वो क्या कर रहे थे? आपके यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे। अब देखो, क्या सरकार के अगेंस्ट आप लोग ऐसे बैठकर हड़ताल कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल कर सकते हो। कौन सा आर्टिकल आपको राइट देता है? तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कुछ फ्रीडम्स है, कुछ आजादियां हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपके आर्टिकल 19 के 1 के ए में क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं किसी के खिलाफ जो चाहूं स्पीच कर सकता हूं, जो चाहूं एक्सप्रेस कर सकता हूं। दूसरा इसी के अंदर आता है कौन सा? टू असेंबल विदाउट वेपन्स। ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट भी विदाउट वेपन्स असेंबल हो सकता हूं। तीसरा इसी के अंदर आता है आपका कौन सा? टू मेक ए यूनियन, मैं यूनियन बना सकता हूं। चौथा इसमें आता है टू रोम अक्रॉस द नेशन, मैं देश भर में कहीं भी घूम सकता हूं। उसके बाद पांचवा आता है टू लिव एनीवेयर
इन द नेशन, मैं देश में कहीं भी रह सकता हूं। और लास्ट आता है प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन अक्रॉस द नेशन, मैं देश में कहीं भी कोई भी जॉब कर सकता हूं, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन इन सभी की कुछ लिबर्टी, कुछ कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखना। जो बेसिक कंडीशन है वो कौन कौन सी होती है, तो आपका नंबर 1 याद रखना, लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करना होगा। दूसरा याद रखना, इसमें क्या आता है, पब्लिक हेल्थ को आपको ध्यान में रखना होगा। और तीसरा इसमें आता है आपका कौन सा, मोरालिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आप ये नहीं है किसी को भी उठ के गाली देने लग जाओ, किसी को भी कुछ भी डिफेम करने लग जाओ, तो ये आपका राइट नहीं, आपसे छीन लिया जाएगा। याद रखना, आर्टिकल 19 के 1 में ये सब लिखा है, 19 के 2 में लिखा है कि दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट, आपसे छीनी भी जा सकती हैं अगर तुमने ये 3 चीजें डिस्टर्ब की। जैसे मान लो टू असेंबल विदाउट वेपन्स, बिना वेपन्स के इकट्ठा हो सकते हो। मान लो मुझे किसी के अगेंस्ट कुछ वो करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो ये थोड़ी ना मैं अपने घर से लठ ले जाकर, तलवार ले जाकर यहाँ चौक पे खड़ा हो जाऊंगा, तो वो गलत है, पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी। और समझ में आ रही है, पीसफुली बिना वेपन्स के मैं इकट्ठा हो सकता हूँ। अब आप कहोगे कि सर फिर सरदार लोग क्यों करते हैं, तो याद रखना, सरदार लोग जो होते हैं, सिख लोग जो होते हैं, उनके रिलीजन में लिखा है कि वो कृपान रखेंगे। तो आर्टिकल 25 के अंदर लिखा है कि हर इंसान को अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने का राइट है। तो 25 का यूज करते हुए उन लोगों को कृपान रखना, तलवार रखना अलाउड है, आप लोगों को नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कभी रिलीजियस आर्टिकल्स की लड़ाई होगी किसी भी आर्टिकल से फंडामेंटल में, तो हमेशा रिलीजन ही जीतेगा, दैट्स इट। ठीक है, उसके आगे जैसे कि लिखा है टू मेक ए यूनियन, आप यूनियन बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ी ना यूनियन बनाया, कंपनी के डायरेक्टर को जाके पीट दिया कि तुम सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, हम तो ऐसा ही करेंगे, तो वो क्या हो गया, वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ दिया। तुमने यूनियन बना सकते हो लेकिन ऐसी हरकतें नहीं करोगे। समझ में आ रही है ना, तो 3 कंडीशन है, ध्यान रखना। जैसे टू रोम अक्रॉस द नेशन, कहीं भी घूमो, जेब में गांधी जी होना चाहिए, तुम कहीं भी घूम सकते हो, है ना। लेकिन अगर तुम वहां पे बस में बदतमीजी करते जा रहे हो, किसी के साथ छेड़खानी करते जा रहे हो, तो घूमने की आजादी नहीं है, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहे हो। उसके बाद है टू लिव एनीवेयर इन द नेशन, तुम कहीं भी रह सकते हो, कोई नहीं रोक टोक करने वाला। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो तुम कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो किसी प्रोफेशन की। अब मैं तुम्हें अब घर से क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। आपने कहा कि सर आपने तो कहा कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन इन द नेशन, तो मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्या अगर कोई किसी मंदिर के सामने अंडे की रेहड़ी लगाता है, तो क्या उसको अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भी तो अपना प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन में तो आ रहा है, कोई भी अपना काम धंधा कर रहा है बेचारा, तो ये भी तो एक जॉब होगी, प्रोफेशन हो गया उसका, तो क्या उसको अलाउ किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, ये आप लोग मुझे एलेबोरेट करके बताना आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, समझ गए। अब आती है बात डॉक्टर्स की। तो ये सारे के सारे जो लोग डिमांड कर रहे थे, इनकी डिमांड को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद, जो हमारे सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने इस केस को लिया और उसके बाद उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। ठीक है, एक एक्ट आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, ये आया था आपका एक्ट 2013, जिसको पोस एक्ट कहते हैं। अगर किसी वुमेन के साथ उसके वर्क पैलेस में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए एक्ट कौन सा है, ये 2013। ठीक है, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे नेशनल टास्क फोर्स के, तो याद रखना कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन होम एंड फैमिली सेक्रेटरी, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, इसके हेड होंगे। ठीक है, इसके आर्टिकल 51 के ए में भी लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, और ये केस सीबीआई को दे दिया, कल सीबीआई इसमें रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो कल इसको हम दोबारा से या परसों पढ़ने को मिलेगा। जैसे उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है, तो याद रखना सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, इंटीग्रिटी भाईचारा, अखंडता नहीं टूटनी चाहिए देश की, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डिफेमेशन या ऑफेंस इंसाइटमेंट, ये नहीं होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, आफ्टर ईयर्स ऑफ द इम्पास इंडिया मलेशिया रेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिस्कस एंट्री टू द ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स क्या है, बेसिकली ब्रिक्स का जो वर्ड है सबसे पहले मिस्टर जिम ओ नेल ने दिया था 2006 के अंदर, जब मीटिंग हो रही थी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना की। फिर इसके बाद पहली समिट होती है 2009 में, कहां पर, आपकी रशिया के अंदर। ठीक है, इस ब्रिक्स की फॉर्मेशन कब होती है, तो याद रखना ब्रिक कब बना था, 2009। इसमें ब्रिक्स कब जुड़ा, BRICS, यानी कि एस से साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन करता है, तो 2010 में, तब ये बन गया ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, और अब साउथ अफ्रीका 5 हो चुके हैं। ठीक है, अब समझना इन देशों में 27% वर्ल्ड का लैंड मास है,
तो 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है इनमें, 24% ग्लोबल जीडीपी ये होल्ड करते हैं, 16% ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर होता है, 33% वर्ल्ड का फूड यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। इतनी इनकी पावर है। और अब एक बात याद रखना, ब्रिक्स की जो इस बार की समिट हो रही है, उस समिट में 5 देश और ऐड हो चुके हैं। पहले डिसाइड हुआ था 6 होंगे, अब 5 हुए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन कौन से +5 और उसमें ऐड हुए हैं। अब ये हो चुके हैं टोटल 10 मेंबर। अगर आपसे पूछ ले हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द ब्रिक्स एट प्रेजेंट, तो 10 हो चुके हैं। 11 होने थे, कौन नहीं हुआ? अर्जेंटीना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अर्जेंटीना? क्योंकि अर्जेंटीना में जो नया प्रेसिडेंट बना है, वो जो प्रेसिडेंट है वो यूएसए का सपोर्टर है। और आप इसमें देखोगे ये सारी की सारी कंट्री यूएस के अपोज में दिखाई देंगी तुम्हें, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो वो उसमें ज्वाइन नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? बस इतना सा ध्यान रखना। और इसी के अंदर ब्रिक्स देशों ने एक बैंक बनाया था जिसका नाम है एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये कब बना था? 2014 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई। ये बात भी ध्यान रखना। और मलेशिया इसमें ऐड होने की बात कर रहा है, तो जब ऐड हो जाएगा तो 11th मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। दिल्ली सफर्स फ्रॉम हाई लेवल्स ऑफ द ग्राउंड लेवल ओजोन। देखो आपने ओजोन का नाम सुना होगा, O3। ये हमारे सूर्य की तरफ से, सन की तरफ से आने वाली यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को प्रिवेंट करती है, वहीं पर रोक देती है, और उससे हमारे ह्यूमंस पर होने वाले, हमारे नीचे लाइफ पर होने वाले इंपैक्ट को रोकती है, ठीक है, स्किन कैंसर और इन सबको। लेकिन देखो दो तरह की ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस होती है O3। एक होती है बैड, एक होती है गुड। गुड वो होती है जो ऊपर मिलती है, जो हमारे यहाँ पर यूवी रेज को रोकती है। कहां पर मिलती है? तो आपने पढ़ा होगा, ये आपके एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। सबसे पहले ट्रोपो, देन स्ट्रेटो, देन मीसो, देन थर्मो, देन एक्सो। तो आपकी जो ट्रोपो और जो स्ट्रेटो के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा डिप्लेट हो रही है, उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है, होल हो गया है, जिससे नुकसान हो सकता है एनवायरमेंट को, खबरें आती रहती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर पाई जाती है, ये है गुड। लेकिन अगर मैं कहूँ बैड कौन से, तो जो अर्थ के सरफेस भी है ना, वो बैड है। कैसे बनती है समझना। अच्छा, न्यूज में क्यों है? आपके अहमदाबाद में 4000% राइज किया है इसने, आपके पुणे में 500% राइज किया है, आपके जयपुर में 150, जहां पर अब हम खड़े हैं 150% राइज किया है इसने। और इसके हेल्थ इंपैक्ट ऐसे हैं कि आपको अस्थमा हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है वन इसमें। तो इतना खतरनाक भी है ये, ठीक है। 8 आवर का जो स्टैंडर्ड डाटा है वो 100 जो आपका माइक्रोग्राम पर एम क्यूब या मीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा चल रहा है, बस इतना है। 8 घंटे में इतना होना चाहिए, 1 घंटे में इतना पहुंच गया, तो मैं कह सकता हूं कि इसका कंटेमिनेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये कलरलेस गैस होती है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी जो कंपाउंड्स होते हैं ना, व्हीकल्स से, इंडस्ट्रीज से, ठीक है, पावर प्लांट से, उनसे रिएक्ट करते हैं सन की लाइट में, तो क्या बना देते हैं? O3। और ये जो O3 बनती है हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। बस इसीलिए ये न्यूज के अंदर आ गया, और कुछ भी नहीं है। तो याद रखना, ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन जो ओजोन है वो अलग होती है, और अपर लेवल वाली ओजोन 3 अलग से होती है। सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। कहां पाई जाती है सब याद रखना। जैसे आपके ट्रोपोस्फेयर में सारी की सारी वेदर एक्टिविटीज होती हैं, हॉट एयर बैलून, ठीक है, एरोप्लेन, ये सब। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपके मीटियोर्स, ये सब होते हैं। मीसोस्फेयर में मीटियोर्स का बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी सैटेलाइट होती है। थर्मोस्फेयर में ये आपकी करमान लाइन होती है, जहां से आउटर स्पेस स्टार्ट होता है, और यहीं पर थर्मोस्फेयर में ऑरोरा बनते हैं, ठीक है। ऑरोरा पता है ना, हमारी अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे मिलता है, इसलिए आपने देखो कंपास के अंदर नॉर्थ साउथ ही दिखाता है वो। तो अल्टीमेटली जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, तो उसी टाइम पर जो हमारे यहाँ जो छोटी छोटी गैसें होती हैं, पार्टिकल्स, वो जब नॉर्थ आपके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं और सन की लाइट उस पर गिरती है, तो ऐसे चमकते हैं जैसे बल्ब चमक रहा हो, है ना। इसलिए रात में कई बार आपको नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बल्ब दिखाई देते हैं। मैक्सिमम नॉर्थ पोल के ऊपर दिखता है ये, ठीक है। अभी पिछले साल दिसंबर के अंदर ये लद्दाख में दिखा था। तो ऑरोराज कहाँ बनते हैं ध्यान रखना, आपके थर्मोस्फेयर में, और यहाँ पर स्पेस वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑन द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। देखो इथेनॉल क्या होता है आपका, हम अभी क्या कर रहे हैं, E20 पेट्रोल चला रहे हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि 100% पेट्रोल था, उसका जब बर्निंग हुई तो 100% क्या हुआ? पोल्यूशन हुआ। अब मान लो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 80% मेरा इसमें पेट्रोल है और इसमें 20% इथेनॉल है। और इथेनॉल किससे बनता है? गन्ने के वेस्ट से बनता है, बायो वेस्ट से बनता है। तो अब जब ये चलेगा तो एफिशिएंसी तो 100 रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो पोल्यूशन होगा ना, वो 80% ही रह गया, क्योंकि 20% तो मैंने बचा लिया।
तो आपने सुना होगा 2070 इंडिया का टारगेट है, 2050 वर्ल्ड का टारगेट है जो कार्बन न्यूट्रल होना है, तो उसमें हेल्प करेगा। हम चाहते हैं आने वाले टाइम में इसको E20 को E30 50 ठीक है E70 E80 तक पहुंचाएं। आपने देखा होगा जयपुर में बहुत सारे पेट्रोल पंप के ऊपर E20 पेट्रोल लिखा रहता है, उसका मतलब क्या है, उसमें 20% क्या इथेनॉल, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की एफिशिएंसी उतनी रहेगी लेकिन पोल्यूशन कम हो जाएगा, बस इतना सा है। तो उसी के बारे में बता रखा है कि ये प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्लियर कलरलेस गैस होती है, फ्लेमेबल होती है, प्रोड्यूस थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर बाय ईस्ट। ठीक है, ईस्ट के द्वारा जो फर्मेंटेशन होता है उससे बनती है। इथेनॉल फर्मेंटेशन को एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है दैट कन्वर्ट शुगर सच एज ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड सुक्रोज इनटू द सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि मान लो क्रॉप थी, गन्ना था, गन्ना का फर्मेंटेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया, इथेनॉल बना, ब्लेंड किया, ब्लेंड करके ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके फ्यूल स्टेशन में ले गए। तुम यहाँ पर अपनी बाइक लगाकर उसमें तेल डलवा लियो, तुम चला रहे हो, तो क्या हो रहा है, एनवायरमेंट भी बच रहा है और आपकी गाड़ी भी चल रही है। समझ गए? तो सिंपल से याद रखना। एडवेंचर रैली 14 ओनर्स फाइंड 1 लाख पर एसयूवी फॉर एंटरिंग रणथंभौर टाइगर रिजर्व। देखो अभी न्यूज में था, कल आपसे पूछ लेगा, रिसेंटली रणथंभौर टाइगर रिजर्व न्यूज में था, कहां पर है, तो याद रखना आपके राजस्थान में है। कहां पर? अरावली और आपके विंध्याचल रेंजेस के बीच में बना हुआ है। ठीक है, साउथ में इसके चंबल है, नॉर्थ में इसके बनास रिवर है, और यहाँ पर एक रणथंभौर फोर्ट भी बना हुआ है जो आपकी यूनेस्को साइट में है। और यूनेस्को साइट में भारत में 43 साइट हो चुके हैं, जो अभी आसाम के चराइडोम उसमें ऐड हुए थे। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, इसमें जो एसयूवी लेकर वो कुछ लोग 14 जो ओनर थे वो चले गए, वो इलीगली वहां पे आपकी एसयूवी थार वगैरह गाड़ी चला रहे थे, उन सबको 1-1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया, तो ये न्यूज में आ गया। ठीक है, क्या है बेसिकली आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था आपको पता है, 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। और कितने टाइगर रिजर्व है आपको पता है, 55। अभी लेटेस्ट कौन सा बना था आपका, करौली धौलपुर वाला बना था। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, मेघालय पोलियो केस इज वैक्सीन डिराइव्ड ऑफिशियल। देखो अभी मेघालय के अंदर एक केस आया पोलियो का। दिस इज नॉट ए केस ऑफ वाइल्ड पोलियो बट एन इन्फेक्शन सम पीपल विद लो इम्यूनिटी एक्वायर्ड। देखो होता क्या है, जो पोलियो होता है ना, ये जो पोलियो वायरस होता है ये छोटे बच्चों को, 0 से 5 साल के बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है, उनकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, फिर या तो पैरालिसिस हो जाता है या डेथ हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम बचपन से उनको डोज देना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने देखो पोलियो की डोज पिलाई जाती है ना। और जो पोलियो होता है 3 टाइप का होता है, वाइल्ड पोलियो 1, वाइल्ड पोलियो 2 और वाइल्ड पोलियो 3। ठीक है, मल्टीपल इन इंटेस्टाइन्स, देखो होता है क्या, ये वायरस बच्चे के पेट में जाएगा और जो इंटेस्टाइन्स होती है ना, आते होती है, उसमें ये मल्टीप्लाई करता है, नहीं कि बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद ये वहीं से इम्यून सिस्टम पे अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद उसको या तो पैरालाइज कर देगा बॉडी को, नर्वस सिस्टम को, या फिर डेथ ही हो जानी है। ठीक है, इससे बचने के लिए या तो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, बूस्टर डोज। ओरल 6, 10, 6, 10 और 14 वीक्स के ऊपर बच्चे को ओरली दवाई पिलाई जाती है। उसके बाद बूस्टर डोज दिया जाता है 16 to 24 मंथ के बाद। ठीक है, तो टोटल 3 होती हैं। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन 3rd डोज होती है आपकी। ठीक है, जो डीपीटी के रूप में मिलती है, डिप्थेरिया, परटूसिस और आपका टिटनस के रूप में। ठीक है, इससे उस बच्चे को पोलियो से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव 1988 में शुरू किया था, किसने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड पोलियो डे आपका 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट यानी मनाया जाता है। ये कुछ फैक्चुअल डाटा याद रखना। अब हुआ क्या, मेघालय में डेथ हो गई, तो पता चला ये जो पोलियो था ना, ये वैक्सीन डेराइव्ड था। ठीक है, इसको बाद में वैक्सीन दी गई थी, उसकी वजह से ऐसा कुछ केस हुआ था। अदरवाइज भारत पोलियो फ्री हो चुका है। कब हुआ था, 2014 में इंडिया को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, पोलियो फ्री। सिंपल सा ध्यान रखना। और ये पोलियो 2-4 बार न्यूज में आ चुका है। इजराइल हमास वाले केस में आपने देखा होगा, इजराइल के जो सिविल लाइन्स थी उसके अंदर क्या मिले थे, पोलियो के सैंपल्स मिले थे। तो वो कह रहे थे कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो ये बायो वारफेयर में एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो ये भी न्यूज में थी। ठीक है, उसके पहले आपने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में केस मिले थे। और पाकिस्तान अफगानिस्तान आज भी दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जिसके अंदर वाइल्ड पोलियो के केस मिलते हैं। भारत में इरेडिकेट हो गया था, एलिमिनेट हो गया था, खत्म हो गया था कब, 2014 में। इवन 11 में ही हो गया था, लेकिन 3 साल तक कोई केस नहीं आया, तो हमने 14 में इसको पोलियो फ्री अनाउंस कर दिया। तो ये 2-4 बातें याद रखना। ठीक है, उसके और मेघालय को क्या कहते हैं, मेघों का घर। ठीक है, यानी कि हाउस ऑफ द क्लाउड। सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पर होती है, अभी बारिश हो रही है तो ध्यान रखना। ठीक है, मोहसिन राम में। नेक्स्ट है नीला कुरिंजी बिकम्स ए थ्रेटन्ड स्पीसीज ऑफिशियली। देखो होता क्या है कि आपके जो वेस्टर्न घाट है, इसके अंदर एक पेड़ उगता है जो हर 12 साल में उगता है, आपको पता होगा, और ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, नीला कुरिंजी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना।
ठीक है, ये क्या हो चुका है, तो वल्नरेबल कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। ये आपके 341340260 की जो हाइट पे उस पर होता है, नीलगिरी तमिलनाडु, मुन्नार, पालनी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के अंदर ये पाया जाता है बेसिकली। तो सिंपल सा याद रखना, इसको अभी क्या अनाउंस कर दिया गया है, तो वल्नरेबल लिस्ट में डाल दिया गया है, तो ये न्यूज में आ गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका इंडिया है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, जहां मिलती है वो है नीलगिरी, और यहाँ से 3 निकलती है, एक माउंटेन यहाँ, एक हिल यहाँ, एक नीचे, जो नीचे चली गई उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कार्डामोन हिल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी इलायची की पहाड़ियां कह देते हैं, इलायची लगती है, इसको कहते हैं अनाई लूदी हिल्स कहते हैं, इसको कहते हैं आपकी पालनी हिल्स। ठीक है, ये 3, और जहां पर ये मर्ज करता है, निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा। इसकी वेस्ट ईस्टर्न घाट की कौन सी है, तो याद रखना जिंदागढ़। ठीक है, कौन सी है, जिंदागढ़, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इसकी कौन सी है, तो इसकी सिंपल याद रखना अन्नामुडी। कौन सी है, अन्नामुडी, इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना आपके जो विंध्याचल और सतपुड़ा, इनकी हाईएस्ट पीक क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। जैसे आपकी अरावली की कौन सी है, गुरु शिखर है, और आपकी माउंट एवरेस्ट की कौन सी है, सॉरी हिमालय की माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही मुझे इन दोनों की आप कमेंट करके बताना कौन सी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, सोमनाथन हु क्लीन्ड अप फाइनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट इज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। अभी जो आपके टीवी सोमनाथन, उनको क्या बना दिया गया, न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, हमारे जो पीएम मोदी जी हैं उनको डायरेक्टली असिस्ट करेंगे, और इनका जो इनको क्या बना दिया गया, न्यू इंडियन कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो सिंपल में 1 लाइनर में याद रखना। ठीक है, पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आई थिंक लास्ट टाइम किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में, लास्ट मेरे लेक्चर में, कि सर यूनेस्को साइट और आपका क्या था वो रामसर साइट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, यूनेस्को साइट वो होती है जो यूनाइटेड नेशन की जो सोशल एंड कल्चरल वेबसाइट होती है, उसके डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती है ना। इसका मतलब ये है कि भारत के बाहर से कोई बंदा आया तो पहले देखेगा भारत में हेरिटेज का क्या है, मतलब विरासत क्या है घूमने लायक। तो उसमें 43 साइटें दिखेंगी, जैसे ताजमहल दिखेगा आपका, जयपुर शहर दिखेगा आपका, तो वो वहां पर घूमेगा तो टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। वो होता है यूनेस्को हेरिटेज साइट, समझ गए, जो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है। स्टेट लेवल पर दुनिया भर की हो सकती है, मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक होता है रामसर साइट। रामसर साइट वो होती है वेटलैंड्स, जो जमीन के आसपास गीली भूमि, वेटलैंड मतलब गीली भूमि के आसपास, या तो नहर होगी, है ना, कैनाल होगी, या फिर आपकी लेक होगी, पौंड होगा, रिवर होगी, उसके आसपास जो गीली जमीन है वहां पर कोई ऐसा जीव होगा, कोई प्लांट होगा, कोई एनिमल होगा जो वहां पर फेमस है, जो कहीं नहीं मिलता, सिर्फ वहां मिलता है। जैसे कूनो नेशनल पार्क में चीता मिलते हैं, तो चीता देखना है तो कूनो ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही वो कुछ ऐसी चीज होगी जो सिर्फ वहां मिलेगी, तो मुझे उसको प्रिजर्व करना है। जैसे मुझे एक सींग वाले जो सिंगल हॉर्न राइनोज है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, तो वो सारे काजीरंगा में है, तो मैंने उसको नेशनल पार्क बना दिया। सेम ऐसे मान लो गंगा नदी के किनारे कुछ ऐसा मिलता है जो कहीं नहीं मिलता, कोई एनिमल है, कोई जानवर है, कुछ भी है, तो मैं उसको क्या करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, उसको मैं अनाउंस कर दूंगा वेटलैंड्स। और ये जो वेटलैंड्स होती हैं, इनकी जो मीटिंग हुई थी सबसे पहले, वो 1971 में रामसर शहर में हुई थी, जो कि आपके ईरान देश में है। इसलिए इस वेटलैंड्स का दूसरा नाम है रामसर साइट। आज समझ में आ गई। ये कितनी हो चुकी हैं, तो 85 हो चुकी हैं आज के दिन। ठीक है, और यूनेस्को कितनी है, पहले ये 82 ही थी, अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था 3 और बढ़ गई हैं, तो 85 हो चुकी हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट 43 हो चुकी हैं, आसाम वाली, समझ गए। तो ये उसका बेसिक सा डिफरेंस था। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर तुम्हें उसके बाद भी कोई इशू रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर से या लेक्चर के बाहर से तुम्हें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके आप उसमें पूछ सकते हो, या ऑफिस में आके डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।